देखिए कितना तारीख है आज? 19 अक्टूबर। देखिए आज का टॉपिक है चैप्टर 6 है क्लास 8 का, ब्रिटिश राज के अधीन भारत। किस प्रकार ब्रिटिश राज के अधीन भारत था वो समझो। 1857 की क्रांति के बाद, क्रांति क्या होती है? अ ह्यूज चेंज इन ए स्मॉल टाइम दैट इज नोन एज द रिवोल्यूशन। मतलब बहुत कम समय बहुत बड़ा परिवर्तन क्रांति कहलाता है। 1857 का विद्रोह भी कहा जा सकता है, क्रांति भी कही जा सकती है। क्यों विद्रोह? इसलिए विद्रोह क्या होता है, देखो विद्रोह मतलब ये होता है किसी कारण से कोई उपद्रव हो, फिर उसको क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए, वो विद्रोह हो गया। अर्थात उसमें कोई बड़ा परिवर्तन ना हो, कोई जिस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हो, लेकिन अगर बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत छोटे समय हो जाए तो उसको हम क्रांति कहेंगे। विद्रोह मतलब जो दबा दिया जाए। बस 1857 क्रांति भी कहा जा सकता है और विद्रोह भी कहा सकता है, क्योंकि उसको दबा दिया गया इसलिए विद्रोह हो गया, और बहुत से परिवर्तन हुए इसलिए उसको क्रांति कहा जाएगा। क्या परिवर्तन हुआ? एक्चुअली जो पहले भारत पर नियंत्रण था कंपनी राज का था, परंतु कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य, जो साम्राज्ञी थी महारानी विक्टोरिया, अपने हाथों में ले ली। बात समझिए ध्यान से, ठीक है? जो ब्रिटिश महारानी थी शासन सत्ता उनके हाथ में चला गया। इस प्रकार से एक बड़ा परिवर्तन हुआ। महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा पत्र था उसमें देखो 2-3 बातें हैं। पहली बात यह थी कि सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद कहा गया कि अब कंपनी राज समाप्त होगा और सारा नियंत्रण किसका होगा? महारानी विक्टोरिया का होगा। उन्होंने कहा कि अब विस्तार नहीं किया जाएगा, जितना क्षेत्र है उसी पर शासन किया जाएगा, ठीक है? और अंग्रेजों की हत्या करने वाले जितने भारतीय थे उनको छोड़कर बाकी लोगों को सजा माफ कर दिया जाए। जो भारतीय 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की हत्या किए थे उनको सजा दिया गया, और बाकी लोग जो कि उसमें निर्दोष जो पकड़े गए थे उनको छोड़ दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा कार्य था, और क्योंकि भारतीयों का दिल जीतना था इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि भारतीयों को मुक्त कर दिया। जिन लोगों ने हत्या किया था उनको छोड़ करके, ठीक है, उनको सजा दिया गया जिन लोगों ने अंग्रेजों की हत्या किया था। विद्रोह में भाग लेने वाले, देखो विद्रोह भाग लेने वाले तालुकदारों, लेने वाले नहीं है, न लेने वाले, यहां लेने वाले गलत है। विद्रोह में भाग न लेने वाले, विद्रोह में भाग न लेने वाले तालुकदारों को, देखो तालुकदार क्या, तालुकदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई। देखो क्या किया गया, एक्चुअली हमने आपको बताया था जब विद्रोह हो रहा था तो बहुत से राजे रजवाड़े थे जो कि भाग नहीं लिए थे, इसलिए 1857 क्रांति असफल हो गई। राजे रजवाड़े सोचते थे हमसे क्या लेना देना है, तो जो जमींदार वर्ग था उनको था अरे हमसे क्या लड़ रहे लड़ने दो, हमारा हम तो जमींदार हैं तो हैं। उनको जागीरें प्रदान कर दी गई, जमींदार घोषित कर दिया गया, बात समझ नहीं। और बिना भेदभाव के भर्ती का नियम लाया गया। कहा गया कि जो योग्य होगा, जिस पद के योग्य होगा उसको उस पर नियुक्त किया जाएगा, बात समझी नहीं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी भेदभाव किया गया, क्योंकि योग्य होते हुए भी उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही रखा जाता था, न कि भारतीयों को रखा जाता था। जैसे पुलिस विभाग में एक दरोगा होता है, एक आईपीएस होता है। आईपीएस जिला का सबसे बड़ा पुलिस विभाग का अधिकारी होता है, जिसको पुलिस अधीक्षक कहते थे। दरोगा बहुत नीचे होता है, तो दरोगा पद पर भारतीय होते थे, लेकिन जो पुलिस अधीक्षक होता है उस पर केवल अंग्रेज होते थे। ये बात नहीं समझ भाई? पुलिस अधीक्षक मतलब बहुत बड़ा जिले का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस विभाग का पुलिस अधीक्षक होता है, उस पर केवल अंग्रेज होते थे। सेना में जो प्रमुख पद था उस पर केवल अंग्रेज होते थे। बहुत ज्यादा करते थे, सूबेदार का पद दे देते थे बस भारतीयों को। यहाँ पर जैसे मैंने इसलिए बताया यहाँ पर क्योंकि ये जो भेदभाव की भर्ती का नियम, जो ये बिना भेदभाव भर्ती का नियम जो लाया गया, नाम तो है बिना भेदभाव का, लेकिन फिर भी भेदभाव कुछ न कुछ किया गया। बात समझे नहीं? ये महारानी विक्टोरिया की लेटर लिखी थी, वहां से उनके लेटर में बातें लिखी गई थी।
तीसरी बात यह है कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और उनको आधुनिक तरीके से सुसज्जित किया गया, और उसे भारतीयों की संख्या को कम कर दिया गया, यूरोपियों की संख्या को बढ़ा दिया गया। भारतीयों की संख्या 1 तो यूरोपियों की संख्या 3। बात समझ नहीं? जो देखो बंगाल प्रेसिडेंसी में 1-2 का अनुपात हो गया, मद्रास बंबई नहीं है, बंबई केस में मद्रास और बंबई का अनुपात 1 और 3 कर दिया गया। बात समझ? जैसे 1 भारतीय होगा 3 अंग्रेज होंगे। बात समझ नहीं? इस प्रकार से जो है कर दिया गया ताकि अंग्रेज हमेशा उस पर भारी रहे। कोई प्रॉब्लम? जब ब्रिटिश साम्राज्य में होता है, जब सर्वा महारानी विक्टोरिया के हाथ में पूरा पावर चला गया, उन्होंने क्या किया, उसने भारत के शासन की देख रेख के लिए एक अलग से भारत मंत्री की नियुक्ति की। जो भारत मंत्री होता था, एक्चुअली एक अलग से मंत्री नियुक्त किया था, इसको भारत मंत्री नाम दिया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ध्यान समझिए, पूछा जाएगा प्रश्न। 1857 क्रांति जब चल रही थी, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग वही सर्वप्रथम भारत मंत्री बना, वही भारत मंत्री वायसराय कहलाया। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। बात समझ नहीं? यह जो भारत मंत्री होता था, यह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, न कि भारतीयों के प्रति। देखिए दस्तखत कहाँ गया? दस्तखत उसी में है क्या? चलो ऊपर उतरता हूँ। देखिए ये हमारी पूरी दुनिया है, यहीं पर यूरोप है, यहीं पर क्या है? ब्रिटेन, और यहीं पर इंडिया है। तो जो ब्रिटेन जो महारानी विक्टोरिया है, उन्हीं के अधीन एक मंत्री होता था जिसको भारत मंत्री नाम दिया गया। भारत मंत्री ये भारत मंत्री जो होता था, ये ब्रिटिश संसद प्रति उत्तरदायी था। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, संसद है ना, अभी आपको पढ़ाएंगे लोकसभा राज्यसभा पढ़ाएंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनता है। वैसे वहां भी है, ठीक है, ब्रिटेन में, परंतु वहां लोकसभा नाम नहीं है, वहां सीनेट नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो संसद होता है, ये भारत मंत्री उसी प्रति उत्तरदायी होता है। ये इंडिया में नहीं, इसके प्रति उत्तरदायी होगा। कोई भी कार्य होगा बिना इनके आदेश का नहीं होगा। यही भारत मंत्री वायसराय बना, जो कि लॉर्ड कैनिंग था, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जिसको वायसराय कहा गया। अब देखिए, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय निकाय बनाया गया। ये जो वायसराय होते थे, ये वाले लॉर्ड कैनिंग साहब हैं, ठीक है, पति हाथ से बड़ा मूरी है, ठीक है। ये लॉर्ड कैनिंग है। लॉर्ड कैनिंग की सहायता के लिए 4 लोग लिए हैं, ठीक है। अकिया है, देखो यहाँ पर अकिया फ्यूज हो गया है। तो 4 लोग हैं, ये 4 लोग ये मिलकर के क्या कहलाया, एक काउंसिल कहलाया, परिषद कहलाता है, जिसको पार्षद आज भी है, जिसको विधान परिषद आज कहा जाता है, तो ये पार्षद कहलाया, ठीक है। 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई। वो ब्रिटिश साम्राज्य के देख रेख में क्या करते थे, सहायता करते थे। अब देखिए, इसमें राजपूत, मराठा, सिख, निजाम, इन सबको पुरस्कृत किया गया। देखो कितनी बदतमीजी की बात है यहाँ पर। जो भारतीय लड़ रहे थे वो तो बेचारे सजा पा गए। कुछ हमारे भारतीय ही थे जो हमारे ही विरुद्ध लड़ रहे थे, समझे, जिसमें राजपूत, मराठा, सिख, ये सब हमारे विरुद्ध थे। तो बताओ कैसे जीतोगे? कभी नहीं जीत पाओगे। इन लोगों को पुरस्कृत किया गया। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने क्या की, इनको पुरस्कृत की। और लोग कहे नहीं पुरस्कृत की, क्योंकि ये लोग भारतीयों के ही विरुद्ध लड़ रहे थे। हमारे ही लोग हमारे ही विरुद्ध लड़ रहे हैं। जो आज बड़ा सीना तान कहते हैं हम राजपूत हैं ना, उनको बताओ, समझे। ये देखो, और निजाम जो था हैदराबाद वाला, हैदराबाद का निजाम भी पुरस्कृत हुआ था। बात समझे। ये लोग जो 1857 की क्रांति में ये लोग खूब ढिंचका डीजे बजा रहे थे,
खुश थे खूब। चलो लड़ने दो, हम नहीं जाएंगे है, चलो हम अंग्रेजों की तरफ से लड़ो, समझे, ये लोग अंग्रेजों की तरफ से लड़े। इनको पुरस्कृत किया गया, उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का सदस्य बना दिया गया। अब इनको क्या किया गया, बातें मत करो, इनका जो राज क्षेत्र है, राजपूत, मराठा, सिख, निजाम, ये सबको ब्रिटिश राज में मिला लिया गया। कहीं अब डीजे बजाना छोड़ो, आओ हमारे पास, अब तो हमारे अंग हो, मेरे अनुसार कार्य करोगे, यही लोग पुरस्कार, मस्त रहो, समझे। अब देखो भू राजस्व की बात अगर हम करें, भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकदारों और जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान की गई। जो लोग आजादी लड़ाई भाग नहीं लिए थे उनकी बात कर रहे हैं। जो जमींदार तालुकदार थे वो लोग लड़ाई भाग नहीं लिए थे और उनको अंग्रेज खुश होकर के ये लो जागीर दे दी, जागीर मतलब खूब ढेर सारा जमीन दे दी, जागीर प्रदान कर दी, समझे। जो भारतीय बेचारे लड़ रहे थे, किसान लड़ रहे थे, गरीब मजदूर लड़ रहे थे भारत की आजादी के लिए, और ये लोग ब्रिटिश के तलवे चाट रहे थे, समझे। यहाँ पर ये लोग ब्रिटिश प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान की गई। देखिए अब यहाँ पर जो बाद में एजेंट के रूप में कार्य करने लगी। अब क्या होता था, जब अंग्रेज आते थे तो यही लोग जाते थे और उनके तलवे चाटने वाले थे और कहते थे कि भारतीयों के लिए ये तुम्हारा जमीन, मतलब अंग्रेजी में वो लोग बोलते थे, हिंदी बोल करते थे, जो जमीन देना चाहता हाथ उठाए, हाथ खड़ा कर दी, चलो अंग्रेजों को, उनको पता ही नहीं रहता था वो बोल क्या रहे हैं, तब तो तुम्हारे पास जमीन नहीं है, बात समझे कि नहीं। इस प्रकार से अब यहां देखो, सेना में जातियों और संप्रदाय के आधार पर, जाति, संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर नियुक्ति की गई। क्यों ऐसा किया गया मैं तुमको बता रहा हूं। क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि इनको जातियों में, संप्रदाय में और क्षेत्र में बांट देंगे तो यह इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, जब इकट्ठा नहीं हो पाएंगे तो लड़ाई नहीं करेंगे, बस आपस में बटे रहेंगे ना। जैसे बंगाल रेजिडेंस बना दिया गया, बंगाल रेजिडेंट, गोरखा रेजिडेंट, ये देखो यहां पर होगा, सेना में जाति और संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बनाएंगे, जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट बनाए गए, समझे कि नहीं, गोरखा रेजिमेंट बना दिया गया। जैसे ये लोग जो अलग अलग रहेंगे, अंग्रेज इनको भड़काएंगे, अरे तुम मुसलमान हो, ये हिंदू है, कैसे एक दूसरे से, बताओ तुमको ऐसे कह दिया, मारो और मजा लेगा, समझे। उनमें उन्हीं को लड़ा देगा, फूट डालो और राज करो, ये नीति, बात समझे नहीं। कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब एक ही है, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई जैन, न कोई बौद्ध, न कोई ईसाई, सब एक है यार, हम मनुष्य हैं केवल, प्रकृति ने हमको एक जैसा बनाया है। जब पैदा हुए तो किसी को कुछ भी नहीं पता था कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, बाद में उसको पता लगा ओ हम इस धर्म में हैं, फिर बाद में पता चला कि हम इस जाति में हैं, बात समझे नहीं। तो ये सब चीज बिल्कुल नहीं, प्रकृति ने हमको एक जैसा बनाया है। वातावरण में 20.9% ऑक्सीजन है, कोई भी ऐसा है जिसको कम ऑक्सीजन मिलता हो, सबको एक बराबर ऑक्सीजन मिलता है। प्रकृति में जितने फल लगते हैं वो सब एक बराबर सबके लिए होते हैं। जब प्रकृति हमारे साथ भेदभाव नहीं कर रही है तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसलिए किसी को भेदभाव किसी से नहीं करना चाहिए, यही अंग्रेज किए थे, भेदभाव पूर्वक नीति अपनाए थे, बात सुनी नहीं। अब देखो राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन, कुछ बात समझ आई। न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई गोरा, न कोई काला, सब एक जैसे हैं। कोई गोरा हो गया तो उसमें उसका क्या योगदान है, अब कोई बेचारा काला, उसमें उसका क्या दोष है, मेरी बात समझ रहे हैं नहीं, उसमें उसका क्या दोष है। कोई उच्च घराने में पैदा हो तो उसमें उसका क्या योगदान है, और कोई गरीब घर पैदा हो तो उसमें उसका क्या दोष है, क्या समझे, कुछ बात सुन आ रही है। तो सब लोग एक समान है, सभी के लिए करुणा की भावना रखो, बात समझे नहीं। ये नहीं कि उससे ईर्ष्या करो, वो तो निम्न जाति का है, अरे ठीक नहीं है, सब एक समान है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, हमारे लिए सब एक समान। ये मंदिर है ना, ये विद्या का मंदिर है स्कूल, बात समझे। चलिए आगे, राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन।
भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा शुरू किया। अब यही शुरू होता है कहानी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। देखिए ये नहीं लिखे हो क्या? चलो अच्छा बना देंगे फिर से हम। इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 1861। इसमें किया गया राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया। देखो गवर्नर जनरल की काउंसिल का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल, ये काउंसिल का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? एक काउंसिल चेंज हो गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव नाम दिया गया। कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बातें ना करिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। अब ये नाम अगर कर दिया गया तो इसमें कुछ न कुछ नया किया गया होगा। बात समझ नहीं? ऐसा नहीं केवल नाम ही बदल दिया जाएगा, नाम बदलने के साथ इसमें कुछ नया किया गया होगा। पहले इसका नाम गवर्नर जनरल काउंसिल था, अब इसका नाम क्या हो गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। ठीक है, जब ये नाम परिवर्तित हुआ तो इसमें कुछ नया हुआ होगा। ठीक है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। क्या किया गया? जो काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया। ठीक है, जो 12 कर दिया गया उसमें 6 गैर सदस्य, क्या कहते हैं, हाँ, एनजीओ के तहत थे, गैर सरकारी सदस्य थे, कोई मतलब नहीं था इनकी नियुक्ति। ये जो भी बिल पास करते थे वो पास होना न होना ये ब्रिटिश संसद के ऊपर निर्भर करता था। ठीक है, क्या दिक्कत बताओ? कोई प्रॉब्लम है पूछो मुझसे। इंडियन काउंसिल को दिक्कत है? देखो इनकी संख्या 6 बढ़ाकर 12 कर दी, इसमें आधे गैर सरकारी सदस्य थे। काउंसिल द्वारा पूरी तरह से अधिकार, ये काउंसिल जो है पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इनके पास कोई अधिकार ही नहीं था, क्योंकि इनका वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण पर कोई अधिकार नहीं था। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। जैसे देखो ये है गवर्नर जनरल, मोटा हट्टा कट्टा, ठीक है, और 12 के यहाँ लोग हैं, ये देखो 12 लोग हैं, ऐसे 12 लोग हैं। ठीक है, ये जो 12 लोग हैं यहाँ पर 12 लोग, अब ये कोई भी कानून बनाएंगे जब तक ये नहीं बताएंगे, ये नहीं कह देंगे कानून है, तब तक कानून नहीं माना जाएगा। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक कोई कानून बन ही नहीं सकता। जब ये कहेंगे तभी कानून बनेगा। इनके द्वारा पारित कोई भी कानून कम नहीं बन सकता। ठीक है, आगे देखिए, बस 5 मिनट लगेगा। देखिए, अतः कानून मामले में यह मात्र सलाहकारी समिति थी। इसमें सभी भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। ये जो जिसको चाहेंगे उसी को उसमें सदस्य बनाएंगे। जैसे 12 लोग हैं, मान लीजिए 4 5 6 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 हो गए ना। अब इसमें जो जिसकी नियुक्ति ये करना चाहेंगे उसी नियुक्त किया जाएगा। बात सुनी नहीं? और बाकी किसी नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो अब जैसे मान लीजिए इन्होंने जिसको चाहे नियुक्त किया, इसमें जो लोग कार्य करेंगे इनके अनुसार काम करेंगे कि अपने मन से काम करेंगे? जो ये चाहेंगे वही काम करेंगे। तो ये अंग्रेजों पर निर्भर होते थे। बात समझे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, देखो क्या इसमें हुआ था। 1861 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी, सबसे पहली बात यह किया गया कि उसमें सुधार किया गया। ठीक है, सुधार करना जरूरी था, क्योंकि भारतीय उससे संतुष्ट नहीं थे। भारतीयों की मांग के आधार पर इसमें परिवर्तन किया गया। पहला देखो, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब जानते हो? जैसे हम जैसे गरीब किसान हैं,
हमने क्या किया, हमने एक नेता नियुक्त किया, नेता का चुनाव किया, वह नेता जाकर के अंग्रेजों को वोट देगा या अन्य भारतीय जो भी खड़े उनको वोट देगा। इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। बात समझे? जो हम डायरेक्ट वोट देते हैं उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यहाँ पर अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। कोई दिक्कत? दूसरी बात यह है कि बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया, अर्थात कार्यकारिणी से प्रश्न पूछ सकते थे। देखो इसमें क्या होता था, इसको मैं मिटाऊं, मेरी बात ज्यादा दे दिया है। देखो जैसे ये पूरा एक सदन है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं और यहाँ पर एक बैठा है अध्यक्ष। बजट पेश हो रहा है। बजट का मतलब ये होता है कि साल भर का खान खर्चा कैसे चले, ठीक, इतना गेहूं रख, इतना चावल रख, बिल्कुल बजट बनाया जाता है ताकि साल भर चलता रहे। उसी प्रकार से यहाँ पर बजट बना जाता है। यहाँ आज ही बनाया जाता है इंडिया में बजट, जो फरवरी में पेश हुआ अभी, ठीक है। तो ये जो बजट है, इस बजट पर पहले क्या था, अंग्रेज जो चाहते थे पास कर देते थे, भारतीय बेचारे बैठ खाली मुंह देखते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। तो भारतीयों ने कहा हुजूर अरे बोलने का मौका देंगे हम के, कर बोलो, क्या बोलोगे? कर हाँ बोलने देंगे, लेकिन दोबारा मत बोलना, एक कई बार बोलना। कर हाँ हाँ ठीक है, एक कई बार बोलेंगे। कह रहे एक बार बोल ले, कह रहे कुछ आप भी बोलिए। कह रहे हम ही बोलेंगे तो क्या फायदा हो, जैसे तुम हमसे कुछ प्रश्न पूछो, मैं कुछ बोलूं नहीं, ऐसे बैठ खड़ा तो क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पूछो, अंग्रेजों का प्रश्न पूछो, लेकिन ये मत सोचना कि हम उत्तर देंगे। तो ये कौन सी बात है? कर हाँ हाँ ठीक है, भारतीय का हाँ ठीक है। पहले प्रश्न पूछे थे हमें, जब प्रश्न पूछे तो उनको जब मतलब ये लगा कि इसका उत्तर देना मतलब यहाँ जरूरी नहीं है, तो भारतीयों ने कहा कि अच्छा हुजूर ये बताइए, फिर हमको प्रश्न पूछने से क्या फायदा जब उत्तर नहीं देंगे आप। कह रहे क्या उत्तर दें? कह रहे बजट हमारे लिए पेश हो रहा है, कहाँ खर्चा होगा, किस क्षेत्र में खर्चा होगा, शिक्षा पर खर्चा होगा, स्वास्थ्य पर खर्चा होगा, खाने पीने में खर्चा होगा, रोड पर खर्चा होगा, कहाँ खर्चा होगा ये हमको बताइए। कह हाँ ये बात सही है। तो यही 1892 में पास हुआ था, पहली बार ऐसा प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। नहीं तो तुमको क्या करना है, केवल वही चाहते थे, तो जो चाहते थे करते थे। बात समझे? अब क्या है, प्रश्न पूछ सकते थे। 1892 में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया और अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हो गई। बात समझे? अब देखो स्थानीय स्वशासन, स्थानीय सरकार के गठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया, जिसमें ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिला में एक जिला उप विभाग होता था, जिला कलेक्टर जो होते हैं, जिला उप विभाग। तहसील में तहसील बोर्ड होता था। फिर इसके बाद नगरों में नगर पालिका बनाई गई, जो सिटी होते हैं उसमें नगर पालिका बनाई गई। नगर पालिका मतलब उस क्षेत्र का विकास कैसे होगा, शहर का विकास कैसे होगा, उसके लिए नगर पालिका की स्थापना की गई। गांव में क्या किया गया, गांव में लाइट लगवाई गई, उसके साफ सफाई के लिए व्यवस्था किया गया। बात नहीं, ताकि स्वास्थ्य लोगों को सही रहे। जब स्वास्थ्य सही रहेगा तो लोग मजबूत होंगे, जब लोग मजबूत होंगे तो कार्य ज्यादा करेंगे, जब कार्य ज्यादा करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा मिलेगा। बात समझे? इसीलिए स्वस्थ रहना बड़ा जरूरी होता है। मैंने आपको भी बताया ना, फुल शर्ट फुल पैंट और जूता पहन के जरूर आइए, ताकि मच्छर न काटे और डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसे रोगों से बचे रहे, तब जाके दिमाग काम करेगा। बात समझे? इसीलिए फुल शर्ट फुल पैंट जूता वगैरह पहन के, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने बताया, अब ये देखो स्थानीय संस्थानों को सुनिश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए, ताकि लोग कमा खा सके। इन्हें रोशनी की गलियों के, मैंने बताया स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति, चिकित्सा सहायता, मतलब स्वास्थ्य के लिए सब सारी व्यवस्थाएं किया गया। अच्छी बात थी, ठीक है। आपको खाने पीने की व्यवस्था कर दिया गया, रहने की व्यवस्था कर दिया गया, कॉलोनी दिया गया, ठीक है। इसको शिक्षा के लिए पैसा दिया गया। ये सब चीजें उस समय 1892 का नियम में लाई गई। स्थानीय स्वशासन की बात कर रहे हैं,
अब देखो, यह परिवर्तन 1883 से 85 के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित किया गया है, जो आज भी कार्यरत है, आज भी होता है। कानून नहीं आता है क्या? ये साफ सफाई के लिए सफाई कर्मी है कि नहीं है? है ना? है राजेश पांडे, सफाई करते हैं? सफाई करना चाहिए, ठीक है, इसीलिए उनको पैसा दिया जाता है। सफाई नहीं करते हैं? चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, कम पैसे तो मिलता है ना। ये सब चीजें इसीलिए स्थापित की गई थी ताकि लोगों को सुचारू रूप से, मतलब सुनिश्चित जो योजनाएं हैं उनका लाभ दिया जा सके।